नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई है। इस खबर को जानने में देश के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेताओं और यहां तक कि प्रोफेशनल्स की भी दिलचस्पी होगी। मोदी अफसरशाही कैसे चलाते हैं, इस खबर से पता चलता है। अब से थोड़ी देर पहले भारत सरकार में सीनियर पोजीशंस के लिए 31 नए उम्मीदवारों की हायरिंग की गई है और इसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से लेकर डायरेक्टर और अलग अलग मंत्रालयों के डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट शामिल है और इन सबका अपॉइंटमेंट लैटरल रिक्रूटमेंट बेसिस पर हुआ है। लैटरल रिक्रूटमेंट का मतलब हुआ किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट को तत्काल प्रभाव से हायर करना। इसके लिए 231 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और 31 को अलग अलग पोस्ट के लिए रेकमेंड किया गया। ये सभी 31 नाम अब मोदी की टीम में होंगे। सबको अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ये मोदी की नई सोच है, अलग अप्रोच है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का रोल साफ साफ डिफाइंड है। नौकरशाही को लेकर पहले की सरकारों और मोदी सरकार में काम करने का तरीका कितना बदला है, असल फर्क क्या आया है। नरेंद्र मोदी 20 साल से शासन चला रहे हैं, कप्तान वही हैं, उनकी टीम बदलती रहती है और ये टीम कैसे रिएक्ट करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। बीस साल से सिस्टम वही है, अफसर वही है, बस डायरेक्शन बदल गया है, काम करने का तरीका बदल गया है। सीएम हो या पीएम, मोदी को डे 1 से पता था कैसे काम करना है, किससे काम कराना है, कितने दिन में काम कराना है। किसी भी डेमोक्रेसी में लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तिहान ही यही है। ब्यूरोक्रेसी काम समय पर करे, पूरी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से काम हो। सीएम से पीएम तक मोदी ने यही किया। ब्यूरोक्रेट्स के साथ मोदी का रूल बेस्ड नहीं, रोल बेस्ड वाला वर्किंग स्टाइल है। इसका एक एग्जांपल मोदी से खुद सुन लीजिए। आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आएगा तब कोई कदम उठाएंगे। सरकारी माइंडसेट और सिस्टम से इस भ्रांति को हम बाहर निकाल रहे हैं। अब सरकार नागरिक के पास जाती है। मोदी @20 इंडिया में टॉप ट्रेंड है। गुजरात से दिल्ली तक यही डिबेट का टॉपिक है। मगर एफिशिएंट और इफेक्टिव मोदी मॉडल क्या है? जवाब इस तस्वीर में है, यानी वो दौर जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मैं नहीं हम की नीति पर काम करते थे। सीएम रहते हुए किसको क्या टास्क देना है, कितनी जल्दी टारगेट अचीव करना है, ये मोदी ने गुजरात में ही सीखा। पहले फाइलें अटकी रहती थी, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घुमा करती थी, लेकिन गुजरात से दिल्ली तक मोदी ने फाइलें नहीं, फाइलों की प्रेजेंटेशन पर फोकस रखा। हॉटलाइन चालू किया, ऑफिसर्स से कमरे में मीटिंग भी की, उन्हें वर्चुअली भी जोड़ा। मोदी ने अपना कोई नया सिस्टम शुरू नहीं किया, जो सिस्टम पहले से था बस उसे फाइन ट्यून किया। पहला एक्सपेरिमेंट गुजरात में दिखा था, मोदी ने खुद बताया था। कोई भी एमएलए, एक्स एमएलए, एमपी, एक्स एमपी विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, चीफ सेक्रेटरी हो, किसी के भी कमरे में जाकर के अब मंत्री और सचिवों के लिए भी सूचना रहती है कि मंगल को उन्होंने अपने चैम्बर में मौजूद रहना होता है कि मेरे चैम्बर में कम से कम 45 एमएलए मंगल को ये जरूर मिलते हैं। एवरेज 45 होते हैं। अब कभी कभी तो रात को 9 बजे तक मिलना पड़ता है। एक 0 आवर होता है, तो 0 आवर में 10 बजे से लेकर के करीब 11:45 बजे तक, कभी कभी 11 बजे तक
वो जिलों और ऐसा होता है कि कैबिनेट की मीटिंग मिलती है, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री एब्सेंट होते हैं और कैबिनेट के सभी मंत्री खुल करके हर विषयों पर चर्चा करते हैं। ऐसी एक बड़ी बढ़िया डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे डेवलप। दूसरा एक्सपेरिमेंट दिल्ली में हुआ। मोदी ने नौकरशाही और पब्लिक के बीच की दूरी मिटाई। जो काम 20 साल से लटके पड़े थे, उसे हरी झंडी दिखाने के लिए अफसरों को बिठाया, फाइलें पास कराई, काम चालू कराया और इस तरह एंड रिजल्ट आया। हिंदुस्तान में अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे प्रोजेक्ट्स कभी 30 साल पहले घोषणा हुई, फाइल में मंजूरी मिल गई, कहीं 20 साल पहले घोषणा हो गई, कभी तो नेताजी ने जाकर के पत्थर भी जड़ दिया, फोटो भी निकलवा दिया, भाषण भी कर दिया, लेकिन वो कागज और फाइल के बाहर प्रोजेक्ट कभी निकला ही नहीं। तो मैंने एक प्रगति नाम का कार्यक्रम चलाता हूं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश के सभी मुख्य सचिवों के साथ और भारत के सरकार के सभी सचिवों के साथ इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के मैं बैठता हूं और खुद भी उसका मॉनिटरिंग रिव्यू करता हूं। पुरानी सरकारों का स्वभाव था लटकाना, अटकाना, भटकाना, यही होता रहा। आप हैरान होंगे, करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट्स जो ऐसे ही लटके हुए, अटके हुए, भटके हुए पड़े थे, उनको हमने कार्यान्वित किया, धन का प्रबंध किया और आज तेज गति से वो काम आगे चल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट में ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया। जी हुजूरी करने वाले अधिकारी ऐसे ही लाइन पर नहीं आए। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। उन्हें लाइन पर लाने वाले शख्स का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं कहता हूं कि दिखास और छपास, ये दो रोग से दूर रहिएगा। मैं आपको भी यही कहूंगा कि दिखास और छपास, टीवी पे दिखना और अखबार में छपना, दिखास और छपास, ये दिखास और छपास का रोग जिसे लगा, फिर आप वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो लेकर आप सिविल सेवा में आए हैं। आप फील्ड में लोगों से जुड़िए, कट ऑफ मत रहिए, दिमाग में कभी बाबू मत आने दीजिए। मोदी बात के पक्के हैं, खुद भी शपथ लेते हैं, ऑफिसर्स को भी शपथ दिलाते हैं। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, देश का सिस्टम चलाने वालों से जब भी बात करते हैं, हर बार एक नया आइडिया देते हैं। कागज के टुकड़े पर अपना प्रण लिखकर सोने को कहते हैं। आपको अपने से बहुत सारे वायदे करने हैं, मुझे नहीं, खुद से। वो वायदे जिनके साक्षी सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, आपकी आत्मा होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आज की रात सोने से पहले खुद को आधा घंटा जरूर दीजिएगा। मन में जो चल रहा है, जो अपने कर्तव्य, अपने दायित्व, अपने प्रण के बारे में आप सोच रहे हैं, वो लिख करके रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी को समझना है तो आपको चीफ मिनिस्टर मोदी के दिमाग में झांकना होगा।
ब्यूरोक्रेट्स के संदर्भ में मोदी कई बार इशारों में ऐसी बातें कह देते थे जिसे सुनकर अधिकारियों को हंसी आ जाती थी, लेकिन मोदी की बातों के मायने बहुत डीप होते थे। अगर आपको पूछा जाए कि भाई स्किल्ड मैन पावर चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल चाहिए। अगर आपको पूछा जाए कि सस्ते में स्किल्ड मैन पावर मिले तो कैसा रहेगा, ओह फिर तो बहुत बढ़िया रहेगा। 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करने के लिए अवसर मिले तो कैसा रहेगा, ओहो फिर तो पूछना ही क्या। मोदी ने यही सोच बदली, ब्यूरोक्रेसी का वर्किंग स्टाइल बदला। ये कैसे हुआ? इसे समझने के लिए आपको 17 साल पीछे फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, यानी साल 2004, जब मोदी ने पहली बार सीएम रहते हुए गुजरात में चिंतन शिविर का आइडिया क्वाइन किया था। और तब मकसद सिर्फ एक था, नौकरशाहों को बुलाना, कुछ उनकी सुनना, कुछ अपनी कहना और आपस में मिल बैठकर कंक्लूजन निकालना। मैं आपको स्वयं को एक जनरेटर के रूप में देखना चाहता हूं, और इसलिए आपकी अपनी सोच, आपका अपना कार्य करने का दायरा, आपको दूर देखने की आपकी क्षमता, इसको बढ़ाने का प्रयास करना जरूरी है। आपके लिए रोजमर्रा का काम घंटे आधे घंटे का काम होना चाहिए। उस वक्त भले ही स्टेज पर चीफ मिनिस्टर मोदी होते थे, मगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ब्यूरोक्रेट्स होते थे। मोदी और उनके अधिकारियों के बीच 3 दिनों तक नॉन स्टॉप मंथन होता था। इस तरह किसी समस्या का सॉल्यूशन भी निकलता था और फ्यूचर का प्रेजेंटेशन भी रेडी होता था। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का प्लानिंग होता था और हर चीज के अंदर एक मैसेज जाता था। और सबसे पहला मैसेज जाता था कि आपको डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चिंतन शिविर के बाद भी काफी काम होता था कि सारे थॉट्स को, सारे व्यू पॉइंट्स को, सारे सेमिनार्स और सेशंस के अंदर जो स्पीकर्स ने सुझाव दिए सबको एक साथ हार्मोनाइज करना और कनेक्ट करना, वो होता था। उसको डॉक्यूमेंट करके एक्शन पॉइंट्स तक बना के कंसर्न्ड ऑफिसर्स को, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स को भेजे जाते हैं और उसके बाद उनका फॉलो अप लिया जाता है। तो चिंतन शिविर इज जस्ट नॉट अ 3-day अफेयर। उसके पहले का आयोजन और चिंतन शिविर के बाद का फॉलो अप, वो अगले नेक्स्ट चिंतन शिविर हो तब तक चलता रहता है। मैं तो माना दोस्तों, माना कि अंधेरा घना है, माना रात अंधेरी है, अंधेरा घना है, लेकिन यारों दिया जलाना कहां मना है। सीएम के तौर पर ब्यूरोक्रेट्स के साथ मोदी का यही एक्सपीरियंस दिल्ली में उनके बेहद काम आया। बहुत गौर से मोदी के 2 बयान सुनिए, एक 2007 का है, दूसरा 2020 का है। सीएम के तौर पर मोदी ने नौकरशाहों को कर्मयोगी का मंत्र दिया और पीएम के तौर पर पिछले साल ही मिशन कर्मयोगी लॉन्च कर दिया। मित्रों, मैं ये नहीं चाहता कि इस वायुमंडल से आप चार्ज, मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से 5 लाख कर्मयोगी चार्ज। कर्मयोगी का भाव जगाइए, कर्मयोग के रास्ते पर चलने के लिए आप आगे बढ़िए। इसी कर्म का कर्मयोगी हम सबको बनना है, मुझे भी बनना है, आपको भी बनना है, हम सबको बनना है। मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में अपनी तरह का एक नया प्रयोग है। इस मिशन के जरिए सरकारी कर्मचारियों को उनकी सोच, अप्रोच को आधुनिक बनाना है, उनका स्किल सेट सुधारना है, उन्हें कर्मयोगी बनने का अवसर देना है। पीएम के तौर पर टफ डिसीजन लेना और उन्हें इंप्लीमेंट कराना मोदी का प्राइम ऑब्जेक्टिव रहा, लेकिन दिक्कत यह थी कि नई दिल्ली के सिस्टम को सालों साल से चलता है एटीट्यूड वाली बीमारी ने घेर रखा था। मोदी सब जानते थे, इसलिए खुलकर अधिकारियों के सामने इस बीमारी का इलाज ढूंढने को कहते थे। हम सब सिविल सर्विस के लोग हैं। 25 साल पुराना मामला लटका पड़ा है, 30 साल पुराना मामला लटका पड़ा है। लीडरशिप के
निर्णय के अभाव में नहीं, डिपार्टमेंट की, 2 डिपार्टमेंट के बीच की फाइलों के बीच में लटका पड़ा है। क्या कारण है? और वही मुद्दा जब भारत का प्रधानमंत्री प्रगति कार्यक्रम करें और ऐसे ही प्रगति कार्यक्रम में लिस्टिंग हो जाए कि इतनी चीजों पर प्रगति कार्यक्रम में देखने वाले हैं और फटाफट 24 घंटे में निर्णय हो जाए, सारे क्लियरेंस मिल जाए और प्रोजेक्ट क्लियर हो जाए। 8-9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट क्लियर हो गए। क्या कारण था? प्रगति की सक्सेस से तो मैं जय जयकार कर सकता हूं कि देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लटके पड़े कई समस्याओं का समाधान कर रहा है। मेरे लिए वो संतोष का विषय नहीं है, मेरे लिए उसमें से सीख का विषय है। और सीख ये है कि मेरे सभी साथी ये सोचे क्या कारण है कि जो निर्णय आपने 24 घंटे में किया वो 15 साल से क्यों लटका पड़ा था। पिछले 3 साल में मैंने अनुभव किया है, मेरा गुजरात का तो अनुभव गहरा है, लेकिन यहां 3 साल का मेरा अनुभव है कि एक विचार मैंने रखा हो और मुझे उसका परिणाम न मिला हो, ऐसी कोई घटना मेरे सामने मुझे याद नहीं आ रही है। किसने किया? और इसलिए रिफॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद एक्स्ट्रा है। लेकिन परफॉर्म के लिए कर्तृत्व बहुत आवश्यक होता है। और ये काम कौन करता है? मुझे बताइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा एक मेरे मन में विचार आता है, उस आइडिया को पॉलिसी में कौन कन्वर्ट करता है? आप लोग करते हैं। स्कीम में कौन कन्वर्ट करता है? आप करते हैं। सीएम और पीएम मोदी के 20 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा प्रेशर ब्यूरोक्रेसी पर रहा। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, किसी भी सर्विस को ले लीजिए, मोदी ने जो टास्क दिया उसे सबने ऑन टाइम और परफेक्टली डिलीवर किया। वजह खुद मोदी ने बताया। पहले ऐसा था, अब ऐसा है, क्यों? इसका जवाब ये तो नहीं होना चाहिए कि यार प्रधानमंत्री ने सोचा और हमने कर दिया। जी नहीं, क्योंकि हां, इस व्यवस्था में वो लोग हैं जिनको एक्सेलेंसी का थप्पा लगाए तभी तो यहां पहुंचे हैं जी। चलिए आप लोग समझिए, लेकिन फिर भी थप्पा तो लग गया कि जो एक्सेलेंसी वो यहीं पर है। अगर एक्सेलेंसी यहीं पर है, ये थप्पा लगा है, तो फिर परफॉर्म भी तो वैसे ही करने का हमें आदत बनानी होगी। 16 साल कोई नौकरी करे तो क्या बन सकता है? डिप्यूटी सेक्रेटरी बन जाता है। क्या बनता है? हाँ, डायरेक्टर बन जाता है। तो मैं डायरेक्टर की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि मैं 16 साल से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं, इसी व्यवस्था के साथ आप ही के लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। मोदी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, काम को लेकर कोताही बिल्कुल नहीं। सीएम और फिर पीएम के तौर पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ दिनों पहले ही मोदी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन यानी प्रगति की मीटिंग में नाराज हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करते वक्त लेट लतीफी की जानकारी मिलते ही पीएम का चेहरा थमथमा गया और मोदी ने उन अधिकारियों और एजेंसियों की लिस्ट तैयार करने का ऑर्डर दे दिया जिनकी वजह से प्रोजेक्ट्स में देरी हुई। हर नौकरशाह को मोदी का मैसेज क्लियर है, केंद्र और राज्य सरकार के प्रोजेक्ट्स में देरी के लिए सीधे सीधे अफसर ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। आमतौर पर मोदी अपना गुस्सा दिखाते नहीं हैं, बस इशारा दे देते हैं और अधिकारी समझ जाते हैं। बाद में मोदी प्यार से समझाते हैं, सही और गलत का फर्क समझाते हैं। मैं अपने अफसरों के बीच में बार बार कहता हूं कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में सरकारों की जो दखल है सामान्य नागरिक के जीवन में, क्या हम उस दखल को कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं? सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जहां मुसीबत की पल हो तो सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए। न सरकार का दबाव हो, न सरकार का अभाव हो, लेकिन हम सपनों को लेकर के आगे बढ़े। सरकार हमारे एक साथी के रूप में हर पल मौजूद हो, जरूरत पड़े
तो लगना चाहिए हाँ है, कोई चिंता का विषय नहीं है। क्या उस प्रकार की व्यवस्थाएं हम विकसित कर सकते हैं? मोदी ने ब्यूरोक्रेसी की जिस व्यवस्था को सीएम के तौर पर बदला, पीएम बनते ही उसे दिल्ली में इंप्लीमेंट किया। लाल फीताशाही पर नकेल कसी, रेड टेप हटाकर रेड कारपेट बिछाया। सभी कुछ पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। हमने लाइसेंस परमिट राज को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया है। रेड टेप हटाकर हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं। वही सरकार, वही कानून, वही ब्यूरोक्रेट, वही तौर तरीके, उसके बावजूद भी अगर 4 साल का लेखा जोखा लेंगे, गत 10 साल में काम किस प्रकार से होता था उसको पता चलेगा, देखेंगे तब पता चलेगा 4 साल में कैसे हुआ। तो आपको ध्यान में आएगा कि तब की निर्णय प्रक्रियाएं, आज की निर्णय प्रक्रियाएं, तब के एक्शन, आज के एक्शन, आपको आसमान जमीन का अंतर दिखेगा। मोदी के बटन दबाते ही सिस्टम कैसे एक्टिव होता है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जिसकी डेडलाइन जनवरी 2022 तक की है। इसलिए मोदी नौकरशाहों की पूरी टीम के साथ हर काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन लेते हैं और दिल्ली में बैठे बैठे देश के 6 शहरों का ड्रोन से भ्रमण भी करते हैं। यूनिक टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल के साथ साथ इन प्रोजेक्ट्स की कई सारी और विशेषताएं भी हैं जो इन्हें खास बना देती है और अपने हिसाब से ट्रेंड सेटिंग बना रही हैं। जैसे कि इन प्रोजेक्ट्स के काम का डे टू डे मॉनिटरिंग चल रहा है और खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से इसका डेली मॉनिटरिंग होता है, जिसके लिए यहाँ पे ये कैमरे जो हैं ये भी माउंट किए हुए हैं। यहाँ पे 3 कैमरे जो हैं ये इस पूरी साइट को कवर करते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है, किस स्टेज पे काम पहुँचा है। बाकायदा एक टीम यहाँ मौजूद रहती है जो हर एक्टिविटी को शूट कर रही है और उसका डेली रिपोर्टिंग जो है वो अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में होता है। मोदी का वर्किंग अप्रोच 360 डिग्री रिव्यू वाला है। किसी भी सर्विस से जुड़े अधिकारी हों, सबके साथ काम भी और संवाद भी, दोनों 1 on 1 चलता है। सबके पास मोदी का मैसेज पहुंचता है। कुछ पुलिस के लोग जब नए ड्यूटी पर जाता है तो उनको लगता है कि मेरा रौब पहले मैं दिखा दूं, लोगों को मैं डरा दूं, मैं लोगों में एक अपना हुक्म छोड़ दूं और जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो तो मेरा नाम से ही कांपने चाहिए। ये जो सिंघम वाली फिल्में देख करके जो बड़े बनते हैं उनके लिए दिमाग में ही भर जाता है और उसके कारण करने वाले काम छूट जाते हैं। सिस्टम वही है, बस पीएम बदले हैं। अब 1 वे नहीं 2 वे कम्युनिकेशन होता है। नए नए आइडियाज सुनने को मिलते हैं, पुराने एग्जाम्पल्स का भी जिक्र होता है। मैं जब नया नया मुख्यमंत्री बना तो ये जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं ना अतुल, वो उस समय मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे और मैं उनके अंडर में ट्रेन हुआ हूं क्योंकि वो मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज थे, सीएम सिक्योरिटी के। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे ये पुलिस तामझाम, मुझे मेंटली मैं फिट नहीं होता हूं, मुझे बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन मजबूरन मुझे उसमें रहना पड़ता था। और कभी कभी मैं कानून नियम तोड़ के कार से उतर जाता था, भीड़ में है तो लोगों से हाथ मिला लेता था। तो एक दिन ये अतुल करवल ने मेरे से टाइम लिया, मेरे चैम्बर में मिलने आए, शायद उनको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, और उन्होंने अपनी नाराजगी मुझे प्रकट की। काफी जूनियर थे वो, मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के सामने आंख में आंख मिला करके अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा साहब आप ऐसे नहीं जा सकते, कार में से आप अपनी मर्जी से नहीं उतर सकते, आप ऐसे भीड़ में नहीं जा सकते। मैंने कहा मेरी जिंदगी के तुम मालिक हो क्या, या तुम तय करोगे क्या मुझे क्या करना क्या नहीं। वो जरा भी हिले नहीं, मैं उसके सामने बोल रहा हूं आज, वो जरा भी हिले नहीं, डिगे नहीं। उन्होंने मुझे साहब कहा, साहब
आप व्यक्तिगत नहीं हो, आप राज्य की संपत्ति हो। आपने, आपकी समझ, आपका बड़प्पन कि आपने उसको इतनी उदारता से लिया, और मैंने उन समय में आपके साथ जो समय गुजरा सर, उस समय बहुत कुछ सीखा। 7 साल में ब्यूरोक्रेसी में काम करने का तरीका कैसे बदला, इसका एक एग्जाम्पल इंडियन फॉरेन सर्विस भी है। 2014 से पहले पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के मंच पर कश्मीर कश्मीर चिल्लाता था, अनाप शनाप आरोप लगाता था, मगर उसे जवाब नहीं मिलता था। 2014 के बाद सब कुछ बदल गया। अब पाकिस्तान जैसे यूएन के मंच पर अपना माइक ऑन करता है, भारत की यंग और डायनामिक टीम फर्स्ट राइट ऑफ रिप्लाई के तहत ईंट का जवाब पत्थर से देती है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। ब्यूरोक्रेसी के वर्किंग कल्चर और एटीट्यूड में आया ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। इसके लिए मोदी ने सबसे डायरेक्ट कनेक्ट भी किया और वर्क विदाउट फियर, आई विल प्रोटेक्ट यू का मैसेज भी दिया, हर फोरम पर दिया। काम का क्रेडिट तो पीएम को मिलता है, टीवी पे पीएम दिखता है, अखबार में पीएम दिखता है, बधाइयां भी पीएम के खाते में जमा होती हैं, लेकिन जब तक कोई टीम नहीं होती है और समर्पित टीम नहीं होती है, तब तक सपने कितने ही बहुत सुहाने हो, संकल्प कितने ही दृढ़ क्यों न हो, इरादे कितने ही नेक क्यों न हो, परिणाम मिलना बड़ा मुश्किल होता है। परिणाम तब मिलता है कि जब आपके पास पीएम की सोच और हमारे साथियों की सोच की वेवलेंथ मिलती हो। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने कई मंत्री देखे हैं, लेकिन मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने आपको देखा है। क्योंकि मैं दूसरे ग्रह से आया हूं। अगर हमें पीएमओ को प्रभावी बना होना होता तो लीडरशिप इज इनफ, सिंगल लीडरशिप इज इनफ, लेकिन मेरी सोच पीएमओ को प्रभावी बनाने की नहीं है। मेरी सोच पीएमओ को एफिशिएंट बनाने की है, इफेक्टिव नहीं। मोदी सरकार ने एक बड़ा प्रहार वीआईपी कल्चर पर भी किया। 2017 में ही लाल बत्ती के फैशन पर रोक लगा दी। शुरुआत मोदी कैबिनेट के मंत्रियों से हुई। नितिन गडकरी मोदी के पहले मिनिस्टर थे जिन्होंने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटाई और धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। 2017 में मोदी ने लाल बत्ती कल्चर के खात्मे को एक नई शुरुआत बताया था। वीआईपी कल्चर को न्यू इंडिया के स्पिरिट से आउट ऑफ टच बताया था, और तब मोदी ने यह भी कहा था कि हर हिंदुस्तानी स्पेशल है, हर इंडियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक किस्सा भी सुनाया था। आप लोगों की सेवा में अगर सबसे बड़ी कोई कठिनाई है, सबसे बड़ी मुसीबत है, तो मेरे जैसे लोग हैं, मेरी बिरादरी के लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, बड़ा वीआईपी मानते हैं। हवाई अड्डे पर अगर उनको आपका जवान रोक करके पूछता है तो उनका पारा तेज चढ़ जाता है, गुस्सा कर देते हैं, आपको अपमानित कर देते हैं, यहां तक कहते हैं मैं देख लूंगा। आप हाथ पैर जोड़कर उसको समझाते हो साहब मेरी ड्यूटी है, लेकिन उसका तो पता नहीं वो ऐसा वीआईपी कल्चर होता है। मैं एक घटना सुनाता हूं आपको। मैं पार्टी का काम करता था तो पूरे देश में मैं भ्रमण करता था, लगातार दौरा रहता था। एक बार हमारे एक सीनियर नेता भी मेरे साथ थे। अब हमारे देश में कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर सिक्योरिटी की वजह से डबल चेक होता है। श्रीनगर है, किसी जमाने में गुवाहाटी हुआ करता था, आजकल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे साथ जो हमारे
सीनियर लीडर थे, अब वो बड़े थे, जाने माना चेहरा था, लेकिन अब जो जवान वहां खड़ा था एयरपोर्ट पे, वो उनको पहचान नहीं पाया। तो उसने उसको रोका, रोक करके उनका जैसा उनका ड्रिल होती है, वो ड्रिल के अनुसार चेक करने लगे। जैसे वो चेक करता था, इनका पारा गर्म हो रहा था। अंदर सीट पर बैठने के बाद भी वो पारा कम नहीं हुआ। मेरे से भी बात नहीं कर रहे थे। मैं देख रहा था क्या साइकोलॉजी है इनकी। जब अगले जगह पे हमको आ जाना था, तो मैंने कहा आप आगे मत जाइए, मेरे पीछे चलिए, पहले मैं चेकिंग करवाता हूं। और मैंने क्या किया, वहां गया और आपका जवान खड़ा था, वहां हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया और मैंने कहा, अरे भाई चलो जल्दी आरती उतारो। तो उसने कहा, मैं तो आपको पहचानता हूं। मैंने कहा, पहचानते हो तो भी आरती नहीं उतारोगे तो जाऊंगा नहीं। आप वो मेटल डिटेक्टर से घुमाते हो ना। जब मैंने उनको कहा कि आप मन में क्यों लेते हो, चेक करो, आप ये सोचो को आपकी आरती उतार रहा है, गर्व कीजिए। सीएम से पीएम तक मोदी ने नौकरशाही की यही सोच बदली है। हर लेवल पर काम किया है, सबके साथ मिलकर काम किया है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, मोदी के लिए ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, गवर्नेंस का अचूक मंत्र है। प्रधानमंत्री की लास्ट माइल डिलीवरी और ब्यूरोक्रेसी से पब्लिक को डायरेक्ट कनेक्ट करने वाली अप्रोच से पता चलता है वो काम को लेकर कितने गंभीर हैं। मोदी किसी भी काम को हल्के में नहीं लेते, फिर चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा। मोदी को द लास्ट माइल प्राइम मिनिस्टर यूं ही नहीं कहा जाता, और बतौर प्रधानमंत्री मोदी के 7 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से ये बात क्लियर है। इसलिए लोगों का मोदी पर भरोसा कायम है। आज दिल्ली के पास तेजस ने दहाड़ भरी तो रफाल ने भी अपनी गर्जना सुनाई। आसमान का सीना चीरकर जब सुखोई ने उड़ान भरी तो चीन और पाकिस्तान का दिल भी सहम उठा होगा। एयरफोर्स डे के मौके पर वायु वीरों का शौर्य देखिए। गर्व और जोश से भर देने वाले हैरतअंगेज उड़ानों की तस्वीर देखकर लोग भी बहुत रोमांचित हुए। इंडियन एयरबेस पर शौर्य के इस प्रदर्शन में तेजस, रफाल, सुखोई, मिराज और अफगान संकट के समय संकट मोचक बना ग्लोबमास्टर विमान भी शामिल रहा। आसमान में जब तेजस ने उड़ान भरी तब इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद वहीं पर मौजूद थे। उनकी एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पर आप देखें एक बार, ये इस समय वर्टिकल चार्ली करते हुए ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, और ये दरअसल एक तरफ जहां Su-30 और रफाल ने अपना मैनोवर दिखाया है, तो वहीं दूसरी तरफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का भी मैनोवर है, और ये मल्टीपल रोल करते हुए यहाँ पे ठीक सामने अपने पूरी कैपेबिलिटी के साथ 4.5 जनरेशन ओमनी रोल जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भारतीय वायुसेना के दमखम को दिखाते हैं और बताते हैं। और यही वजह है कि इस समय इस एयर शो के माध्यम से ये सीधा सिंबॉलिक मैसेज है चीन और पाकिस्तान को, खासतौर पे उन को बताते हुए कि एयर कैपेबिलिटी के तौर पर भारतीय वायुसेना अपने 30 से 32 स्क्वाड्रन के साथ पूरी तरह से सक्षम है। इस समय आर्यन खान को जेल में करीब 6.5 घंटे बीत चुके हैं। आज रात आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही बिताएंगे। कल शनिवार और परसों रविवार है। ऐसा लगता है कि अगली 2 रात भी वो इसी जेल में रहेंगे। आर्यन को जेल के नियम मानने होंगे। आज मुंबई की किला कोर्ट में दिन भर आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन अपनी मां गौरी खान के जन्मदिन पर भी आर्यन घर नहीं जा पाए। आर्यन खान अभी आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। आज उनके वकीलों ने पूरी कोशिश की, लेकिन मुंबई की किला कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका भी रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। आर्यन खान की जमानत वाली मन्नत पूरी नहीं हुई। मामला सीरियस है, क्योंकि आर्यन खान को बेल दिलाने की कोशिश तीसरी बार भी फेल हो गई। जमानत याचिका रद्द होने का यह मतलब नहीं है कि आर्यन खान अगले 14 दिनों तक आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे।
आर्यन खान के वकील अब जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे। हमारी बेल इसी ग्राउंड पे रिजेक्ट हुई कि वो बेल ये कोर्ट को सुनने का अधिकार या पावर नहीं है। कोर्ट का ऐसा मानना है कि ये बेल एप्लीकेशन सिर्फ सेशंस कोर्ट सुन सकता है, इसीलिए मेंटेनेबिलिटी पे हमारा बेल रिजेक्ट हुआ है। ऑर्डर में समय लग सकता है, लेकिन हम लोग रिमांड एप्लीकेशन के बेसिस पे भी सेशंस कोर्ट जा सकते हैं। बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि जो सत्र न्यायालय है उसमें जल्द से जल्द वो अपील करेंगे और सत्र न्यायालय में अपील करके दोबारा अपने जो मुवक्किल हैं अरबाज मर्चेंट और जो दूसरे मुवक्किल हैं उनके लिए उनकी अंतरिम जमानत की जो अर्जी है वो लगाएंगे। दोपहर 2 बजे आर्यन खान को एनसीबी की कस्टडी से ऑर्थर रोड जेल शिफ्ट किया गया और उसके सिर्फ 3 घंटों के बाद ही कोर्ट में आर्यन पर फैसला आ गया। कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर जबरदस्त बहस हुई। सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि आर्यन खान ने ना तो ड्रग्स ली थी और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत है, इसलिए अंतरिम जमानत दी जाए। एनसीबी के वकील ने कहा कि जमानत मिलने पर आरोपी सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इनके कनेक्शन काफी गहरे हैं। इनके बयान और निशानदेही पर ही एनसीबी ने ऑर्गेनाइजर और ड्रग सप्लायर को पकड़ा है, इसलिए इन्हें जमानत ना दी जाए। आज आर्यन खान सहित 3 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई हो रही थी। बेल के लिए मुंबई की किला कोर्ट में 2 सेशन तक सुनवाई चली। जो युक्तिवाद किया था उसमें एक फुटबॉल का जिक्र आया था, एक चैट का जिक्र आया था जिसमें ये कहा गया था सरकारी पक्ष के द्वारा कि एक बड़ा क्वांटम है ड्रग्स का। वो क्या डिटेल जी नहीं, वो तो हम डिनाई करते हैं। वो सिर्फ फुटबॉल से रिलेटेड था और हम वैसे भी हमारे इसमें वो व्हाट्सएप चैट्स है नहीं पोजीशन में, क्योंकि वो अभी पूरा एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जितना इंस्ट्रक्शंस के ऊपर है उतना हम बता रहे हैं कि वो फुटबॉल से रिलेटेड ही था। लेकिन सरकारी पक्ष का कहना है वो कोड वर्ड था और फुटबॉल के रूप में एक बड़े ड्रग्स की कंसाइनमेंट पर बात हो रही थी। जी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और वो ट्रायल का पार्ट है, लेकिन हमारा वही कहना है कि अगर वो व्हाट्सएप चैट का भी कोई रेलेवेंस नहीं है, वो प्राइमा फेसी सिर्फ फुटबॉल का चैट से। मुंबई की किला कोर्ट में एनसीबी ने कहा कि जांच में जरूरत है, इसलिए बेल न मिले। जवाब में आर्यन खान के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट के खिलाफ सबूत नहीं है, इसलिए जमानत दी जाए। एनसीबी ने कहा कि पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, तो आर्यन खान के वकील ने जवाब दिया कि एनसीबी जब भी बुलाएगी आर्यन खान हाजिर होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।